हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 और आपके सवालों के जवाब तो हम इस कार्यक्रम में देते ही देते हैं, लेकिन बाजार में क्या चल रहा है, खासतौर पे 1 बजे तक कारोबार की क्या स्थिति है, वो पहले आपके सामने रखते हैं, फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी आपके सामने रखेंगे और चुन चुन के हमारा जो खास सेगमेंट है उसमें हमारे एनालिस्ट आपके लिए क्या चुन के लाए हैं, स्पेशली जो यूएस की डील हो चुकी है उसके बाद आपको किन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, ये सब आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभी तक का जो कारोबार है, 1 बजे तक बाजार में क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज कोई चीज अगर बाजार में डोमिनेट कर रही है तो वो है आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स की गिरावट ये बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रही, यानी कि बाजार की जो बढ़त है उसको कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स की जो गिरावट है उसने सीमित कर रखा है, उसे कैप कर रखा है। आज के सेशन में निफ्टी को 25,800 के ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 25,801.80 ये हमारा आज का हाई लेवल था, लेकिन उसके ऊपर हम टिक नहीं पा रहे। वहाँ से ऑलमोस्ट हम 90 पॉइंट नीचे 25,710 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड निफ्टी बैंक की जो स्थिति है वो बेहतर है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स का निफ्टी बैंक इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आईटी की जो गिरावट है वो निफ्टी को कहीं ना कहीं रोक रही है, लेकिन निफ्टी बैंक की स्थिति बेहतर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमने निफ्टी बैंक में 60,300 का जो लेवल है वो भी हिट होता हुआ दिखा है। कल हालांकि हमने एक नया रिकॉर्ड हाई टच कर लिया था, लेकिन आज आप देखेंगे अभी भी बैंक निफ्टी में 60,100 के ऊपर आपको लेवल जो है वो ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा। करीब 100 पॉइंट के आसपास की बढ़त अभी भी निफ्टी बैंक में बची हुई है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बातचीत करें तो चुनिंदा टेक्सटाइल स्टॉक्स, कल की मजबूती के बाद एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां, श्रिम्प कारोबार यानी कि सी फूड से जुड़ी हुई जो कंपनियां, उनमें हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त मूव कल की तेज़ी के बाद आज फिर से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, तो उनकी बातचीत हम करेंगे। लेकिन दिक्कत पेन पॉइंट है आईटी स्टॉक्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स हुआ, विप्रो, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक, ये स्टॉक्स तो आज अपने 52 वीक लो पर पहुंच चुके हैं। और कई सारे स्टॉक्स हैं दिग्गज, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, आप एलटीएम की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, परसिस्टेंट की बात करें, विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, ये स्टॉक आपको 7 से 8% तक की गिरावट के साथ आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या कंसर्न है, क्या चिंता है कि इन स्टॉक्स में प्रेशर बढ़ता जा रहा है और कई स्टॉक्स तो दिग्गज होने के बावजूद पहुंच गए हैं अपने 1 साल के निचले स्तर पर। चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो सर ये जो शर्ट का कलर है ये क्या बाजार के लिए कोई संकेत है? डीप ग्रीन कलर, मैं सही देख पा रहा हूँ? हाँ हाँ, पेन भी डीप ग्रीन है। तो लिख डालिए ना सर, फिर तेजी तेजी तेजी। रुमाल रुमाल तो हमेशा ही ग्रीन है। तो बाजार की तेजी को क्यों नजर लगी हुई सर फिर? बाजार केवल एक डिप मारना था 25,600 तक, वो गैप फिल करने। हम्म। उसके बाद 25,800 आना था, वो भी हो गया। 801 का हाई बना है। अब पहले 75 मिनट की रेंज के अंदर ही चल रहे हैं, कोई खास नीचे तो आया नहीं है। चार्ट खोल के देखेंगे तो पहले 75 मिनट में जो हाई लो बना था उसी के अंदर चल रहे हैं। प्रोबेबली 2-3 दिन और उसी के अंदर ही चलेंगे, ताकि 20 पीरियड मूविंग एवरेज एटलीस्ट 75 मिनट के चार्ट पे तो कैचअप हो जाए, उसके बाद तेजी आएगी। तो मूविंग एवरेज कैचअप का वेट हो रहा है मोस्ट लाइकली 99%, उसके बाद फिर तेजी आ जाएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट भी दिखा दीजिए और बैंक निफ्टी का भी। तो सर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि आज सारा जो प्रेशर है वो आईटी स्टॉक से ही देखने को मिल रहा है। तो क्या निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर नजर आ रहा है आपको? एनी डे सर, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई, बल्कि ऑल टाइम हाई 61,500 लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो लेवल भी टेस्ट हो चुके हैं। 61,000 61,500। तो एनी डे बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। निफ्टी ने गैप फिल कर लिया, कल वाला गैप आज फिल हो गया। बैंक निफ्टी ने तो भी गैप भी फिल नहीं किया, कल वाले गैप के मतलब कल की रेंज के अंदर ही है। कल का लो टूटा ही नहीं है, गैप फिल हुआ ही नहीं है। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है, लेकिन ट्रेड अभी दोनों में से किसी में नहीं है। अच्छा, ट्रेड अभी दोनों में से किसी में नहीं है। आईटी स्टॉक्स ज़्यादा लाइमलाइट में, उनकी मैं आगे बातचीत करता हूं, लेकिन आपके सामने गेनर और लूजर्स की सूची रखना चाहूँगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाज़ार में कल का जो यूफोरिया बना था पूरा ये यूएस ट्रेड डील का, वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गया। और क्यों फिजल आउट हो गया मैं आके आपको बता रहा हूँ। इटर्नल ये आज लीड कर रहा है, जो मजबूती वाले स्टॉक्स हैं उसमें 4.5% का अप मूव है। ओएनजीसी में 4% की तेज़ी है। क्रूड में जो उछाल है उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। ट्रेंड 3.5% ऊपर है। पावर ग्रिड लगातार 3 दिन से नतीजे आने के बाद जो केपेक्स गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज की है उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। और एमएनएम में भी हम देख रहे हैं कि आज 2% के आसपास की दिख रही है मजबूती। लेकिन गिरने वाले शेयर, जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया, निफ्टी में आज के सेशन में आईटी स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को गिरा रहे हैं। और टॉप लूजर्स में अगर आप देखेंगे
तो आज आपको 500 नाम आईटी सेक्टर के ही नजर आएंगे। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे ना निफ्टी के जो 50 शेयर हैं उसमें से आपको 35 शेयर ऊपर नजर आएंगे, 14 शेयर केवल नीचे। उसमें से जो 5 टॉप लूजर्स हैं वो आईटी के ही हैं। आप देखिए 4.5 से लेकर 8% तक की गिरावट के साथ आपको दिग्गज स्टॉक्स जो हैं, पांचों आईटी दिग्गज जो हैं जो कि इंडेक्स का हिस्सा हैं, उनमें आज आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ आप मिड कैप इंडेक्स की तरफ आइए। मिड कैप इंडेक्स में आपको फिलहाल थोड़ी सी बढ़त, हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। लेकिन मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज डिक्सन टेक 10,000 के नीचे एक समय स्टॉक चला गया था, अब वहां से अपमूव कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 5.5% की मजबूती है। ओएनजीसी निफ्टी में गेनर्स हैं, तो मिड कैप गेनर्स में ऑयल इंडिया का जो छोटा भाई है वो 4.5% की मजबूती दिखा रहा है। एक साइड के लिए आज एक अपग्रेड आया है, उसका इंपैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पर 3.5% की तेजी है। एनएमडीसी और एचडीएफसी एएमसी इनमें भी 2.5 से 3% का अपमूव दिख रहा है। एचडीएफसी एएमसी की बात हम आगे भी करते हैं, क्या कारण है इसमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि आज के सेशन में सबसे पहले कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फोसिस और ओरेकल, यानी कि 4 नाम तो आपको आईटी स्पेस से दिख रहे हैं जो कि 4 से 8% की गिरावट है। तो निफ्टी में दिग्गज जहां थे तो मिड कैप इंडेक्स में आपको जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं वो साफ तौर पे नजर आएंगे गिरावट के रूप में। और मैनकाइंड फार्मा नंबर्स आए हैं, नंबर्स बाजार ने पसंद नहीं किए, 4.5% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ आइए। गेनिंग साइड में आप देखेंगे आज आपको BLS इंटरनेशनल 9% से ज़्यादा का अपमूव है। डीवी रियल्टी 7% ऊपर है। JBM ऑटो कल भी मजबूत था, आज भी तेज़ी देखने को मिल रही है। केन्स टेक्नोलॉजीज करीब 6% के आसपास का अपमूव है। ये क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और MCX इंडिया, ये भी गिरावट जरूर आई थी बजट के दिन, जो STT वाली खबर आई थी उस वजह से हमने देखा था स्टॉक गिरा था, ये भी और BSE, और लेकिन बाद में रिकवरी काफ़ी मजबूत है। आज भी 5.5% के आसपास का अपमूव दिखेगा। स्मॉल कैप लूजर्स देखिए एक बार जल्दी से कि वहाँ कौन से स्टॉक हैं जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स को नीचे खींचने का काम आज कर रहे हैं। उसमें आपको इक्लक्स सर्विसेज, जाहिर सी बात है छोटे आईटी स्टॉक्स तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स भी है इसमें जो 52 वीक लो पर है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स नंबर्स अच्छे आए तो उसके बाद चला था, आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर्स बाजार पसंद नहीं कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए 7.5% की गिरावट के रूप में दिख रहा है। और केमिकल स्टॉक्स में जो US ट्रेड डील के बाद कल उत्साह बना था फिलिप्स कार्बन में, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5.5% के आसपास की आज आपको गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सर मेरा सवाल आपसे ऑयल इंडिया और ONGC को लेकर है। ONGC टॉप गेनर्स में है निफ्टी के, और ऑयल इंडिया आपको मिड कैप गेनर्स में शामिल नजर आएगा। क्या ये क्रूड के साथ साथ चल रहे हैं दोनों, मतलब क्रूड पे नजर रखें अगर कोई ट्रेडर भी है तो ONGC ऑयल इंडिया को अगर देख रहा है तो? देखिए सर, क्रूड में एक बॉयल आया था और वो बॉयल इमीडिएटली शांत भी हो गया जब ईरान ने डील करने की बात करना स्टार्ट कर दी। तो क्रूड में जो हमने डिस्कस भी किया था कि $68 तक जा सकता है, 60-50 का ब्रेकआउट है करके नीचे आ गया। बजट भी निकल गया, इन सब में कोई खास अपमूव बनी नहीं। ONGC में एटलीस्ट ब्रेकडाउन वापस नहीं बना। आज के सेशन में मतलब 254 का जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन हो रहा है, वापस से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 290 के आसपास है, वहां तक जा सकता है। ऑयल इंडिया में कपनानी पार्टनर का ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, बजट के बाद उसी को रिटेस्ट किया और आज फॉलो थ्रू मूव है। तो जब तक 470 प्रोटेक्टेड है आप ऑयल इंडिया में लॉन्ग रह सकते हैं, आपको 10-15% अप से 15% अपसाइड मिल सकती है। जब तक 255 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 254.95 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ONGC लॉन्ग रह सकते हैं 290 के लिए। बाकी रेलवे और डिफेंस में तो सेलिंग बनी हुई है और ये बनी रहेगी आगे। अच्छा ठीक है, रेलवे डिफेंस में सेलिंग बनी हुई है ये आगे भी बनी रह सकती है। इस बीच सर दर्शक भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुपर चैट के जरिए अपने सवाल भेज रहे हैं, और एक नए मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हैं, रोशन जी, स्टैंडर्ड प्लान लेकर ये हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेंबर कैसे बनना है, लेकिन आपको सवाल कैसे पूछने पहले ज़रा वो देख लीजिए। 9311211874 ये हमारा नंबर है, इसके ज़रिए आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपने सवाल हमें शेयर कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर का इस्तेमाल करके आप फोन लाइन के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अंशुल सर हमारे साथ मौजूद हैं, और आपके पास ईमेल का माध्यम है, और यूट्यूब वाला तो आपके पास ऑप्शन है ही है जिसके ज़रिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता हम देते हैं हमारे प्राइम मेंबर्स को। अभी रोशन जी जुड़े भी हैं हमारे साथ प्राइम मेंबर बनके, तो आपको कैसे प्राइम मेंबर बनना है, अगर अपने सवाल आप चाहते हैं कि प्राथमिकता से पूछे जाएं तो आप कोई भी वीडियो पर आइए, Money9 के आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपको ये इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP प्लान्स सामने आएंगे। अपनी सुविधा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए, अब मेंबर बन जाइए। और आप पहले से मेंबर हैं तो रिज्यूम का बटन दिखेगा ज्वाइन की जगह, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये विकल्प आएंगे, पेमेंट कीजिए और दोबारा से आप हमारे साथ मेंबर के रूप में जुड़े रह सकते हैं। फिर होगा क्या, आपके सवाल हम
प्राथमिकता से लेने की कोशिश करेंगे, और जैसा हम करते भी रहते हैं हमेशा, और आज भी आपके लिए वही होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल आए हैं ना, वो मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, फिर कुछ सुपर चैट के सवाल भी लेता हूँ। इनफैक्ट सबसे ऊपर मुझे अभी सुपर चैट के जरिए एक सवाल दिख रहा है लोहित चोपड़ा जी का। कह रहे हैं कि सर टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, ये कैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि लंबी अवधि का अगर व्यू है, ये दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं आपको? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। टाटा कैपिटल और बजाज फाइनेंस। सर बजाज फाइनेंस में तो सुबह देखा था, हाँ बजाज फाइनेंस में 975 निकलने की देर है, ऑल टाइम हाई की तरफ चल देगा स्टॉक। 975 मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए इसमें एक गैप छूटा था, अप मूव में एक गैप छूटा था 912 898, उसी को फिल किया। फिल करने के बाद गैप के ही साथ उसको रिजेक्ट किया। तो ये चीज अच्छी हुई कि बेरिश गैप, मतलब जो नीचे की तरफ गैप छूटा था उसको धीरे धीरे करके फिल किया, और फिल करते ही से रिपल्सिव इफेक्ट गैप के साथ आया। बस अब 975 70 राउंड फिगर 976 पकड़ लीजिए। जैसे ये निकलेगा तो ये अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। टाटा कैपिटल बेस ब्रेकआउट, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 336 रीटेस्ट करके ऊपर चल रहा है। 353 पे एक रेजिस्टेंस है, निकला तो सीधा ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। ठीक है, ओके। डेड पूल के नाम से हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, 1 महीने से हमारे साथ हैं सर। इन्होंने 3 स्टॉक्स पूछे हैं फ्रेश एंट्री के हिसाब से। एक है जेके टायर्स, दूसरा चॉइस इंटरनेशनल, और तीसरा जमुना ऑटो। सर जमुना ऑटो तो आज ही शायद बाय दिया, एक बार चेक करना पड़ेगा। बट हाँ शायद मैंने जमुना ऑटो बाय दिया है। लेट मी चेक, एक मिनट, डिस्क्लेमर हो जाए। जीवन नहीं, जमुना ऑटो नहीं दिया। जमुना ऑटो तेज है सर। माय बैड, एक सेकंड। वो आज क्या चीकू वापस तबीयत खराब है, तो वही वाइफ पे मैसेज आ रहा है। जमुना ऑटो तेज है सर। जमुना ऑटो में लास्ट वीक वापस से ब्रेकआउट कैंडल बनी है। ये स्टॉक फिर से 150 155 की तरफ जा रहा है। स्टॉक बेहतरीन लग रहा है। बाकी दो के नाम एक बार रिपीट कर दीजिए सर। सर चॉइस इंटरनेशनल और जेके टायर। चॉइस और जेके टायर। जेके टायर में तो ब्रेकआउट बना है सर। 6 हफ्ते की टाइटनेस का ब्रेकआउट है। 526 रुपए में 600 रुपए तक जा सकता है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अटका है, इवेंचुअली 600 रुपए निकल जाएगा। तो जेके टायर इज लुकिंग गुड। और चॉइस इंटरनेशनल में रेंज में फंसा हुआ है। 825 ऊपर नहीं तोड़ रहा है, 734 नीचे नहीं तोड़ रहा है। इसी रेंज में प्रोबेबली स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। तो तीनों में जमुना ऑटो बहुत बेहतरीन लग रहा है। जमुना ऑटो ले सकते हैं आप। ठीक है, जमुना ऑटो आप ले सकते हैं तीनों में से। ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ सर और जो हमारे जो प्राइम मेंबर्स के सवाल आ रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक मरूद जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर CDSL में क्या करूँ, 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ मैं। 1385 का प्राइस है सर जहाँ पे इन्होंने लिया है। सर 2 साल से होल्ड कर रहे हैं और 2 साल होल्ड करते ही रह जाएंगे। नीचे गैप फिल हो चुका है 1223 1250 का। इधर से बाउंस बैक जरूर कर सकता है। बाउंस बैक के बाद आज गैप के साथ बाउंस भी कर रहा है, कल गैप आया था। 50 डे मूविंग एवरेज 1410 तक आ सकता है। बट इवेंचुअली जो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है उसका टारगेट 1043 कम से कम है, कम से कम 1043। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। सर एक ना सुशील जी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को भी फॉलो करते हैं। ये कह रहे हैं कि थैंक्स टू अंशुल जी, ई क्लर्क सर्विसेज टारगेट ऑफ 4990 अचीव्ड एंड वारी ऑल्सो, वारी एनर्जीज। अब ये कह रहे हैं कि सर मैंने करारो इंडिया में एंट्री ली है 520 रुपये पर, टारगेट इसका 571 रुपये मुझे लग रहा है 2 वीक का। ये कंफर्मेशन मांगते हैं सर कि जिस तरह से इन्होंने ये पोजीशंस ली है या लेना चाह रहे हैं, क्या ये सही समझ रहे हैं? और GMDC में भी पूछ रहे हैं सर 575 पे एंट्री लेकर 623 रुपये एक हफ्ते में आ जाएगा क्या? तो करारो में जिस आपका पैटर्न बना है 600 रुपए तक आ सकता है, 596 टू बी प्रिसाइज। ठीक लग रहा है। बट क्या ये पैटर्न में ट्रेड करता है? मैं ये पैटर्न ट्रेड नहीं करता। मैं उसका आपको रीजन बता देता हूं। जहां भी आप लेने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं या आपको ब्रेकआउट लग रहा है, उस पॉइंट से 66 कैंडल पीछे जाइए।
मगर आज अगर आज ले रहे हैं, मान लीजिए 67th डे पे आप ले रहे हैं, तो पीछे 66 कैंडल्स देखिए। आज अगर बाई कर रहे हैं तो आज से 66 कैंडल पीछे तक जाइए, और कम से कम पूरे बेस में 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल होनी चाहिए, तब ब्रेकआउट आप बाई कीजिए। वो ब्रेकआउट तो 50% वैसे ही चलते हैं, आधे फेल होते हैं, आधे चलते हैं। तो धीरे धीरे आपको फिल्टर लगाना होगा अच्छे ब्रेकआउट सेलेक्ट करने में। तो अच्छे ब्रेकआउट का एक क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल हो। मैं बहुत सारे ऐसे भी ब्रेकआउट प्ले करता हूं जहां इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं होती हैं, ब्रेकआउट के दिन ही पहले 15 मिनट में 100% वॉल्यूम हो जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि इनिशिएशन फेज है, तो मैं कई बार कर लेता हूं, बट दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। आपको ये करना चाहिए कि अगर आज ले रहे हैं तो पिछली 66 कैंडल देखिए, 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल हो। इंस्टीट्यूशन कैंडल का मतलब क्या है ये डिफाइन कर लीजिए। इंस्टीट्यूशन कैंडल का मतलब है 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 3x अगर वॉल्यूम हुआ है तो वो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल है। तो अगर आज ब्रेकआउट बाई कर रहे हैं तो पिछली 66 कैंडल में 3 ऐसी कैंडल होनी चाहिए जहां इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम हो। अब नकल में भी अकल लगती है, मतलब मेरा मित्र 10वीं में नकल करता था, तो पूरा पेपर नकल करता था, पूरी पेपर के साथ नाम में भी अंशुल जैन लिख देता था, रोल नंबर भी 4 लिख देता था। तो नकल में अकल लगेगी। केवल 3x का 50 डे एवरेज वॉल्यूम नहीं देखना है, ये भी देखना है कि क्लोज जो है ओपन से ऊपर हो, मतलब बाइंग का वॉल्यूम हो, क्योंकि 3x ऑफ एवरेज वॉल्यूम है और क्लोज अगर ओपन से नीचे है मतलब पूरे दिन माल बिका है, वो इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं, इंस्टीट्यूशन सेलिंग कैंडल है। तो क्लोजिंग शुड बी मोर देन ओपन, और वॉल्यूम 3x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम, ये चीज होनी चाहिए पिछले 66 दिन में। कम से एक तो होनी चाहिए, आइडियली 3 या उससे ज्यादा होती है तो ब्रेकआउट अच्छा काम करता है। और दूसरा ने जीएमडीसी पूछा, जीएमडीसी वेट कर रहा हूं, 618 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म करे तो मैं बाई करूंगा। अगर आपने प्रीएम्प्टिव ले लिया है तो 618 का आपको बुक कर लेना चाहिए था, जो ब्रेकआउट पॉइंट है, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट पे आगे 2 ही चीज होती है, या तो फेल होता है या पास होता है। इन्होंने सर 575 पे लिया है और शायद रुके रह गए 623 का वेट करते करते। अगर ले लिया है सर तो अभी भी निकल जाना चाहिए, अगर नहीं लिया है तो 618 के ऊपर ब्रेकआउट जब कंफर्म हो तब लेना चाहिए। मैं बहुत प्रीएम्प्टिव का इसलिए हिमायती नहीं हूं इसमें, क्योंकि जो सितंबर 2025 की बड़ी कैंडल बनी थी उसका जनरली जो टाइट बार बनती है 3 टाइट क्लोजिंग बनती है, या 5 बनती है, या 8 बनती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले महीने 5th थी, तो पिछले महीने ब्रेकआउट नहीं आया, तो इस महीने अब शायद ना आए, फिर वो 8 बार्स तक जाए, तो 2 महीने शायद आपको परेशान कर दे, शायद इसी महीने ब्रेकआउट दे दे। तो ये महीना या तो ब्रेकआउट बनेगा, नहीं बना तो फिर वो 8 बार तक जाएगा। मैं इसलिए प्रीएम्प्ट करने के मूड में नहीं हूं, मैं ब्रेकआउट के बाद ही बाई करूंगा। ठीक है। और सर धन्यवाद भी तो दिया था इन्होंने ई क्लर्क्स के लिए और वारी एनर्जीज के लिए। धन्यवाद आपका सर कि आपने मतलब अगर स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत रखी है और प्रॉफिट मिला है तो धन्यवाद अपने आप को दीजिए, और अगर बिना स्टॉप लॉस के प्रॉफिट मिला है तो आपने एक बहुत गलत ट्रेड किया है, दोबारा ऐसा मत कीजिए। मजे आते हैं सर, ये जब ये वाला पार्ट आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है आपका चेहरा देखते हुए, जो ब्लश करता है एकदम। ब्लश तो किसी और चीज का है सर। अभी मैं आपको फोटो भेजना भूल गया, मैं भेजता हूँ अभी। अच्छा, ओके, ठीक है, तो फिर शेयर कीजिए जल्दी से, हो सका तो फिर मैं अपने दर्शकों को भी बताता हूँ। बहरहाल कार्तिक कालीरमन जी का सवाल है, ये नए मेंबर हैं हमारे, कह रहे हैं कि सर श्रीजी शिपिंग 100 शेयर है मेरे पास 250 रुपये पर, और यूरो प्रतीक सेल्स ये 75 शेयर हैं 252 रुपये पर। सर बने रहें या कोई कहीं और इन्वेस्ट करें? तो 2 शेयर इन्होंने पूछे हैं सर, अगर आपको ठीक लगे तो कह रहे हैं कि बने रहूँगा, नहीं तो फिर मैं फिर किसी और शेयर में पैसा लगा दूँ। एक यूरो प्रतीक है और दूसरा कौन सा है सर? अरे मैं अब आपका चैट पढ़ने लग गया था, मैं बता रहा हूँ सर। दूसरा श्रीजी शिपिंग है सर। सीजी शिपिंग तो मैंने बार बार बताया सर कि सीजी शिपिंग का काम खत्म हो गया। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट से 40% मूव दिया था, बड़ी डाउन मूव आई थी, उसमें वॉल्यूम भले नहीं था लेकिन स्ट्रक्चर खराब हो गया था। तो ये पूरी जो वापस से वर्टिकल अप मूव आ गई है, ये 10 में से इसको आप कर दीजिए 3 मंथ चार्ट, तब ज्यादा समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। 3 मंथ चार्ट कर दीजिए। ये जो वर्टिकल डाउन मूव आई थी ना, ये डाउन मूव के बाद 100 में से 95 स्टॉक साइडवेज चले जाते हैं या डाउन मूव कंटिन्यू करते हैं। 5% स्टॉक में सिर्फ वर्टिकल रिकवरी आ जाती है, जिनमें से एक सीजी शिपिंग है।
तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। ये वर्टिकल रिकवरी पे मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, अनलेस ये हैंडल बनाना स्टार्ट करे और इस पूरे पैटर्न को कपल हैंडल में कन्वर्ट कर दे, तब ब्रेकआउट बनेगा तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। अभी तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, आपका भी नहीं होना चाहिए। अगर लेके रखे हैं, मान लीजिए अगर कोई लेके रखा है, उसके मन में भी सवाल है, तो आप 366 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए अभी रुकना चाहिए। यूरो प्रतीक में ऐसा लग रहा है कि डाउनसाइड कंप्लीट हो गई है, बट अपसाइड बनने में टाइम है। 278 निकलेगा तो बाई बनेगा यूरो प्रतीक, अभी तो बाई नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। एक अजीत जी का सवाल आया सर सुपर चैट के जरिए, कह रहे हैं कि मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर है 625 रुपये पर, हिंदुस्तान जिंक भी लिया हुआ है इन्होंने 720 रुपये पर, और तीसरा नाम है सुजलॉन का जो कि इनकी खरीद का भाव है 56 रुपये। कह रहे हैं कि आपका व्यू चाहिए 2 साल के लिए। इसके अलावा एंटरपोलस सेलान एनर्जी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर सर ये आई थिंक एसएमई ना हो, मेरे थोड़ा कम याद है। एंटरपोलस क्यों मिल रहा है सर मेरे को? सुजलॉन में ले ले रहा हूँ। सॉरी, एंटरपोलस जो आप बोले वो मेरे को मिल ही नहीं रहा। ANTEPOLUS, सेलान एनर्जी तो सुना हुआ है सर, एंटरपोलस सेलान अच्छा, एनर्जी। एंटरपोलस सेलान एनर्जी। हाँ, हाँ, मिल ये जाएंगे एसएमई है मिल क्या ये सर? नहीं, एसएमई नहीं होगा, क्योंकि एसएमई के जनरली मेरे पास चार्ट आते नहीं है। मैं 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 क्वार्टर नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ देने के बाद प्रॉफिटेबल थी कंपनी, ऐसा नहीं प्रॉफिटेबल नहीं थी, ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव थी। दिसंबर क्वार्टर में 141% की ईपीएस ग्रोथ है, 29% की सेल्स ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 25% एवरेज थी। दिसंबर क्वार्टर में 51% दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर पे। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 83% फ्री फ्लोट है। नीचे से रिजल्ट के बाद वॉल्यूम बहुत बेहतरीन आया है। 5 दिन की पुलबैक में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था एंट्रोपोलिस में। अगर ये स्टॉक 625 के ऊपर निकला तो फिर ब्रेकआउट अच्छा बनेगा, तब आपको बाई करना चाहिए। 625 के नीचे बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिए, वॉचलिस्ट पे जरूर बनाए रखिए। ये एंटरपोलस की बात कर रहे हैं ना सर आप? हाँ, एंटरपोलस की। क्योंकि कह रहे हैं एंटरपोलस हिंदुस्तान कॉपर सामने लगा हो, उसका भी प्राइस उसी के आसपास ही है। तो एक बार एंटरपोलस दिखाइए, ANTEPOLUS, एंटरपोलस सेलान एनर्जी, इसको आप दिखाइए। हाँ सर, बाकी रह गए हिंदुस्तान जिंक और कॉपर। हाँ, तीसरा सुल्लॉन भी रह गया। सुल्लॉन में 46 अगर नहीं टूटता है तो अब 84 रुपए आ जाएगा, बट ये मंथली चार्ट पे बन रहा है, तो इसमें 3-4 महीना तो भी कंसोलिडेशन में लगेगा, तब 50 मंथ मूविंग एवरेज कैचअप होगा, उसके बाद स्टॉक चलेगा। तो अगले 2-3 महीने शायद इसी रेंज में आपको सुल्लॉन मिलेगा। बस एक ही चीज नहीं होनी चाहिए, वो है 46 का टूटना। अगर वीकली क्लोजिंग 2 वीक की क्लोजिंग 46 के नीचे आती है तो स्टॉक खराब हो जाएगा। कितना भी अच्छा लग रहा हो, मैं फुल बुलिश कमेंट्री दे रहा हूं कि सुजलॉन फुल्ली बुलिश है। 3 महीने कंसोलिडेट कर लेता है इस रेंज में, मंथली मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा, तब तक बॉक्स भी बन जाएगा, ब्रेकआउट पे 84 भी आ जाएगा। ये पूरी बुलिश कमेंट्री आपको याद होगा तो हमने नेटवर्क 18 में भी की थी, और उस समय हमने बताया भी था कि सब चीज बहुत बेहतरीन है, मगर एक चीज नहीं होनी चाहिए नेटवर्क 18 में, वो था कितना, अभी भी लाइन लगी होगी, 49 के नीचे क्लोजिंग। अगर वो हुआ तो सब बुलिशनेस खत्म हो जाएगी और स्टॉक बेरिश हो जाएगा। 49 से गिरते गिरते 35 आ गया स्टॉक। तो कितनी भी बुलिश कमेंट्री हो, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं किया जाता है। तो सुजलॉन में फुल बुलिश कमेंट्री के बाद भी 46 का वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2 हफ्ते अगर इसके नीचे क्लोज किया तो फिर सारी बुलिशनेस खत्म हो जाएगी, स्टॉक का काम फिर लगना चालू हो जाएगा। फिर 35 तक गिरेगा, 30 तक गिरेगा, या 40 पे ही रुक जाएगा, ये तब पता चलेगा जब जिस आपका पैटर्न रहेगा। तो 46 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस एंड होल्ड करना है। अब आ जाए हिंद जिंक पे। पुल बैक है, पुल बैक में माल बेच लीजिए, शायद और आपको 660 670 तक मिल सकता है, बट पुल बैक में माल बेचिए, अभी और डीपर करेक्शन बाकी है, या फिर साइडवेज जाएगा मूविंग एवरेज कैचअप के लिए, उसके बाद जाके आपका कहीं कोई मूव बनेगा। मोस्ट लाइकली 60% ये पुल बैक के बाद नीचे आएगा, 40% ये साइडवेज जाएगा। दोनों केस में पैसा नहीं बनना है, और 20-30 रुपए मिले तो माल बेच लीजिए। हिंदुस्तान कॉपर तो फटाफट यहीं पे बेच लीजिए, मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। हालांकि ये गैप छूटा हुआ है, जा सकता है फिल करने के लिए, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर जाना भी है तो 658 क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके बाउंस बैक बनेगा, जिसकी उम्मीद 90% नहीं है, केवल 10% है। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट हिंद कॉपर तो आप तुरंत ही निकल जाइए। ठीक है, ओके। इस बीच डॉली पांडे जी हमारे साथ नई मेंबर के रूप में जुड़ी हैं।
ये मैं आपको बता दूं कि ये इकोनॉमी वाला प्लान लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा सुपर चैट के ज़रिए बहुत सवाल आ रहे हैं। हमने लोहित चोपड़ा जी का सवाल लिया था। एक शिव मेलूहा जी का सवाल है, सर कह रहे हैं कि हर हर महादेव, हिमाद्री स्पेशलिटी, राशि पेरिफेरल और बेलराइस इंडस्ट्रीज़ में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। आई डोंट नो अभी इन्होंने लिया हुआ है या फिर लेना चाह रहे हैं। तीनों में स्टॉप लॉस टारगेट चाहिए इनको। राशि, पेरिफेरल्स, आरपी टेक। सर आरपी टेक में तो आज 908 के का वॉल्यूम है, 600% वॉल्यूम राइज है, और 5 जनवरी वाले वीक में 408.70 का हाई बना था। आज उससे 15 पैसे नीचे का हाई बना है, और उस समय भी सेलिंग आई थी, इस समय भी सेलिंग आ रही है। तो आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है स्टॉक, और अभी डेवलपमेंट की जरूरत है स्टॉक में, थोड़ा और डेवलप होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। बेलराइस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और क्लाइंट्स को भी शायद कंपनी की तरफ से गया है, मैंने नहीं दिया है, मैंने केवल मीडिया पे दिया था। कंपनी से भी शायद गया है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मीडिया पे तो मैंने 168 पे लॉन्ग दिया है, 199 का टारगेट भी दिया है, तो लोग लॉन्ग हो सकते हैं। मेरा व्यू सेम है, 199 जाते हुए दिख रहा है।